नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ। तो आज हम और एक नया निबंध पढ़ने जा रहे हैं। उस निबंध का नाम क्या है? बाजार दर्शन। ठीक है, बाजार दर्शन, और इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। ठीक है, बाजार दर्शन से ही आप सब समझ गए होंगे कि मतलब बाजार कितनी अच्छी जगह है ना। वहाँ जाने से पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेने का मन करता है, सब कुछ खरीद लेने का मन करता है ना। पैसा ना हो तो भी लगता है कि कहीं से भी पैसा आ जाए और हम वो सारी चीज़ें खरीद लें जो हमको चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मतलब ज़रूरत के सामान को ढूंढ कर ले लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं मालूम होता है कि हमें क्या लेना है, क्या खरीदना है। वो जो भी चीज़ देखते हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और पैसे की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जेब में पैसे भरी होती है। इसलिए वो जिस चीज़ की मतलब ज़रूरत नहीं होती है, उन सामानों को, उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं। भले घर में आकर पछताते हैं कि ये क्यों ले आए, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारी आवश्यकता की चीज़ नहीं है, लेकिन हम ले आए, ये ऐसा सोचते हैं। लेकिन फिर भी जब बाजार जाते हैं तो वो अपने मन को काबू नहीं कर पाते हैं और दुनिया भर के सामान को देखकर उसकी तरफ लालायित हो जाते हैं, ललचा जाते हैं और सारे सामान उठाकर घर पर ले आते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने दो तरह के लोगों का यहाँ पर जिक्र किया है। जिसके पास पैसे होते हैं तो वो मतलब अपने आप को काबू में नहीं रखते हैं और दुनिया भर के सामान उठाकर ले आते हैं, जो कि उनकी आवश्यकता की भी नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना मतलब जानते हैं कि हम कितना कमाते हैं और हमको कितना खर्च करना है। वो लोग जब बाजार जाते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं, बाजार उनको भी आकर्षित करता है, लेकिन वो अपने मन पर काबू रखते हैं और जो चीज़ उनकी ज़रूरत की होती है वही वो लाते हैं। बेकार की चीज़ें वो लाकर घर में जमा नहीं करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार जी का बाजार दर्शन। ठीक है, तो बाजार दर्शन पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं कि लेखक का परिचय जान लेते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 95 और लेखक परिचय थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। जैनेंद्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उन्हें महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठा मिली। हिंदी कथा साहित्य को इनका अवदान व्यापक एवं वैविध्यपूर्ण है। हिंदी साहित्य जगत में मनोवैज्ञानिक कथाधारा के प्रवर्तन का श्रेय भी इन्हें प्राप्त है। परख और सुनीता के बाद त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। कथाकार होने के साथ साथ एक गंभीर चिंतक के रूप में भी इन्हें प्रतिष्ठा मिली। इन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की सफल चेष्टा की है। गांधीवादी चिंतन दृष्टिकोण ने अपने उपन्यास और कहानियों से भी जोड़ा है। गांधीवादी चिंतन दृष्टि को उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों से भी जोड़ा है। इन्हें साहित्य अकादमी तथा भारत भारती सम्मान भी मिला। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, खेल पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत आदि कहानियां हैं। ठीक है, ये तो रहा लेखक के बारे में। ठीक है, अब हम पाठ में आते हैं। तो पाठ का जो सारांश है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि बाजार की जो जादुई ताकत होती है वो कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। बाजार की जो जादुई ताकत है वो किस तरह से हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक समझकर अगर बाजार नहीं जाते हैं, ठीक है,
अगर हम अपनी आवश्यकताओं को समझकर ठीक समझकर क्या हमारी आवश्यकता है ये सोचकर अगर हम बाज़ार नहीं जाएंगे तो बाज़ार हमें अपना गुलाम बना लेगी। अगर हम ये सारी बातें सोच कर जाएंगे कि हमें बाज़ार से क्या क्या लाना है, तब वो हमारे उपयोग की वस्तु कहलाएगी। कौन? बाज़ार। ठीक है। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर पाने की जगह उसकी चमक दमक में उलझ जाएंगे, किसकी चमक दमक में? बाजार की चमक दमक में अगर उलझ गए तो हमें उसके बदले में क्या मिलेगा? असंतोष, घृणा, ईर्ष्या, इससे हम घायल हो जाएंगे। ठीक है। और सदा के लिए ये बाजार जो है हमें क्या बना देगी? बेकार बना देगी, क्योंकि हम उस सारी चीज़ों को लाकर सिर्फ पश्चाताप, ईर्ष्या और घृणा के ही काबिल हो जाएंगे। ठीक है। तो बाजार दर्शन पाठ को बहुत अच्छी तरीके से लेखक ने समझाया है। इसकी एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनिए। ठीक है। एक बार की बात कहता हूँ, लेखक कहते हैं एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने के लिए। उनके मित्र जो थे वो बाजार गए थे क्या लेने के लिए? एक मामूली सी साधारण सी चीज़ लेने गए थे, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। जब वो वापस घर आए तो उनके पास बहुत सारे बंडल अर्थात बैग भरे हुए थे। मैंने कहा अर्थात लेखक ने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। क्या बोले वो? यह जो साथ थी। कौन थी साथ में? उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उनके कहने का अर्थ यह था कि उनकी पत्नी जो साथ थी वो सारे सामान बटोर कर ले आई। उस महिमा का मैं कायल हूँ और उसकी महिमा का मैं कायल हूँ, उसकी बातों को मैं मानने वाला हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। आदिकाल से, पुराने कालों से हम सुनते आ रहे हैं कि किसी भी बात को हम जो पुरुष हैं वो क्या कहते हैं कि मेरी पत्नी ने कह दिया इसलिए मैं ये सब सामान ले आया, ये कहते ही आ रहे हैं। ठीक है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? अगर स्त्री ऐसा सब कहकर माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ सकता हूँ? फिर भी सच सच है। फिर वो कहते हैं क्या कि सच आखिर सच है। वो बता तो रहे हैं किसका? कि मैं अपनी पत्नी के कहने पर ये सब सामान ले आया हूँ, लेकिन सच आखिर सच होता है। और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। पत्नी की ओट मतलब पत्नी का सहारा लिया जाता है, उसके आड़ लिया जाता है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप सामान नहीं लाएंगे। पत्नी को भी समझा सकते थे, लेकिन आपका भी मन है इसलिए आप सामान ले आए और दिखा किसको रहे हैं कि इसके चलते मैं ले आया। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। इसके मूल में और एक की महिमा है और वो विशेष है। क्या है वो सविशेष? वह तत्व है मनोवेग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी का। अर्थात वह तत्व क्या है? पैसे की एनर्जी, पैसे की गर्मी। आखिर तुम्हारे पास कितना पैसा है वो आप दिखाना चाहते हैं। पैसा पावर है, उस पर उसके सबूत में आसपास माल टाल जमा हो तो क्या वो खाक पावर है? अगर पैसा पावर है, लेखक कहते हैं कि पैसा पावर है, अगर उसका लेकिन इसका सबूत कैसे मिलेगा? इसका प्रमाण क्या है कि आपके पास पैसा है? पैसा है ये प्रमाण तब होगा जब आप दुनिया भर के सामान अपने पास में रख लेंगे, अपने पास में जमा करेंगे, तभी आपको लोग सोचेंगे कि हाँ ये पैसे वाला है, इसलिए बहुत से प्रकार के सामान ये रखा है। इसलिए लेखक क्या कह रहे हैं? आसपास माल टाल जमा ना हो तो वो क्या खाक पावर है? तो क्या वो तुम्हारे पैसा है इसको कोई जानेगा? कोई नहीं जानेगा। पैसा है कब कोई जानेगा? जब तुम दुनिया भर के सामान अपने पास रख लो, तब आपके सामान को देखकर लोग कहेंगे कि आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए आपने बहुत से तरीके के सामान सजा रखे हैं या जुटा रखे हैं या लाकर घर में रखे हैं। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि मान लो कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम बैंक में रखें उस पैसे को, तो उस पैसे को कोई देखने आता है क्या? हमारे पास बैंक में कितने पैसे हैं क्या? वो नहीं दिखता है ना। लेकिन हम बहुत सारे दुनिया भर के सामान ले लिए, इधर उधर की, जो हमारी ज़रूरत की है वो भी ले लिए, जो ज़रूरत की नहीं है वो भी रख लिए। तो उस सामान को देखकर लोग कहने लगेंगे कि हाँ इसके पास पैसे का पावर है, इसके पास बहुत पैसा है, इसलिए इन्होंने बहुत सारे सामान ले रखे हैं। ठीक है।
जिसके पास माल अथवा बहुत सारे सामान हैं, बहुत बड़ा मकान है, कोठी है, उसको तो देख के मतलब कोई भी सोच लेगा कि हाँ ये पैसे वाला आदमी है। ठीक है, पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। और आप आपके पास पैसा है इसलिए आप खर्च कर रहे हैं और उसमें आपके पास उतनी शक्ति है। ये देखने से ये मतलब आप दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है इसलिए मैं ये सब ले रखा हूँ, ये सामान मैं खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो उसके किसके प्रयोग में, पैसे के प्रयोग में ही उसकी पावर की शक्ति है। ठीक है, रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। ऐसा हर कोई ऐसा नहीं होता है जिसके पास पैसा है वो दुनिया भर के सामान ले लिया, ऐसा नहीं। कुछ लोग संयमी भी होते हैं। फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं उसको बेकार का ही समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं, वे बिना मतलब के पैसे को लुटाते या बहाते नहीं हैं। और बुद्धिमान होते हैं, और वो बुद्धिमान भी होते हैं। कैसे? बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते हैं। वो अपनी बुद्धि से एक एक पैसे को जोड़ते हैं और जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। वो पैसे के पावर को समझते हैं, पैसे के प्रयोग को और उसके पावर को इतना समझते हैं कि उसकी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि मैं खरीद के सबको दिखा दूं कि मैं पैसे वाला हूँ, वो ऐसा नहीं समझते हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फुला रहता है। खुद पैसे उनके पास हो गए हैं तो इसी से वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं कि मेरे पास है बहुत पैसा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? लेखक अपने मित्र से पूछ रहे हैं। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। मनी बैग जानते हो, पर्स, उसको सामने में फैला दिया। कहा यह देखिए सब उड़ गया। वो क्या बोल रहे हैं? मनी बैग फैलाकर बोल रहे हैं देखो सब उड़ गया था, सारे पैसे खर्च हो गए। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, अब शायद कुछ पैसे अगर रेल टिकट के लिए भी बचे हों। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। तब लेखक सोच रहे हैं शायद इनके पास अगर और पैसा होता तो शायद और बहुत सारा सामान आ जाता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया। जो सामान वो लेकर आए हैं, लेखक वो सोच रहे हैं कि वो जो सामान लेकर आए हैं वो अपनी आवश्यकताओं को देखकर नहीं लाए हैं, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं उस पावर को दिखाने के लिए वो सारा सामान लाए हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले से एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। फिर लेखक कहते हैं कि एक और महत्वपूर्ण तत्व है उसको नहीं भूलना चाहिए। क्या? उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। वो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी एक का और हाथ है तो वो किसका है? वो है बाजार। मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए। लेखक अपने मित्र से बोल रहे हैं नाहक अर्थात जरूरत नहीं था इतना सब सामान लाने की, इतना सब क्यों ले आए? मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। वो क्या बोल रहे हैं? मत पूछिए, बाजार है या वो शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। वो कह रहे हैं उस बाजार क्या बताएं, इतना सजा सजा के रखते हैं कि कोई बेशरम ही होगा जो उसकी जाल में ना फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है। लेखक मन में कहते हैं हाँ ठीक है, बाजार जो है वो आमंत्रित करता है, वो बुलाता है, वो सज के रहता है और लोगों को बुलाता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। बाजार तो सजा धजा रहता है और वो कहता है कि आओ और मुझे लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो। बाजार क्या कहता है आमंत्रित करके? सब कुछ भूल जाओ, मुझे देखो और मुझे लूटो। मेरा रूप और किसके लिए है? बाजार आवाज़ लगाकर कहता है, मतलब सज धज कर वो लोगों का आकर्षित करता है और कहता है कि मैं और किसके लिए हूँ? आओ और मुझे लूटो। मेरा रूप और किसके लिए? अर्थात मैं जो सजा धजा बैठा हूँ यहाँ पर, यह सजा धजा रूप किसके लिए है? ग्राहकों के लिए है, वो आकर्षित हो और आकर सामान को खरीदे। मैं तुम्हारे लिए हूँ। और वो कहता, बाजार क्या कहता है कि मैं तुम्हारे ही लिए हूँ, तुम्हारी ज़रूरत के समय पूरे आने के लिए ही हूँ, पूरा होने के लिए हूँ, इसलिए आओ और लूटो। नहीं कुछ चाहते हो तो देखने में क्या हर्ज है? अगर कुछ लेना भी नहीं चाहते हो तो आकर देख कर जाओ,
ठीक है। अजी आओ भी। बाजार जो है इतना सजा धजा रहता है कि लोग देखो सामान तो खरीदने जाते ही हैं, लेकिन खरीदना भी ना हो तो सजा धजा रूप देखकर जो सारे सामान सामने में बिखरे होते हैं, सजे हुए रखे रहते हैं, उसको देखने से आपके भी मन में ये सवाल आ जाता है कि हाँ पैसे नहीं हैं, खरीदना तो नहीं है, चलो देखने में क्या हर्ज है, और आप लोग जाकर वहाँ देखने लगते हो। उसी को लेखक भी कह रहे हैं कि बाजार जो है वो आमंत्रित करके कहता है कि आओ मुझे लूटो, मैं किसके लिए हूँ, मेरा रूप किसके लिए है, ठीक है। अगर खरीदना भी नहीं चाहते हो, अगर लेना भी नहीं चाहते हो, तो कम से कम आकर देख तो लो, देखने में क्या हर्ज है। इस आमंत्रण में यह खूबी है, इस बुलावे में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है। आग्रह जो है वो क्या जगाता है, तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है। जो बड़े बड़े बाजार होते हैं उनका आमंत्रण जो है वो मुख होता है और उससे चाह जगती है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है, वो किसी को बुलाता नहीं है। वो जैसे कि बड़े बड़े मॉल हैं, वो बाहर से कुछ नहीं दिखता, आप अंदर जाते हो तभी सारे सामान को देखते हो, और वो मुख होता है और उससे चाह जगती है। वो मुख होता है, वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसको देखने से ही आपके अंदर चाह जगने लगती है। बाहर से बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हो और उसकी तरफ आकर्षित होकर उसके अंदर आप जाते हो। चाह मतलब अभाव। चाह का मतलब क्या है यहाँ पर, अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है। वो बीच बाजार के चौक में खड़े हो जाता है और अभाव कैसा लगता है देखो, क्या उसका जो चाह है वो अभाव में कैसे बदलता है देखो। चौक में खड़े होकर वो सोचने लगता है कि मेरे पास जितने भी सामान हैं शायद वो काफ़ी नहीं है, ठीक है, और चाहिए नहीं, ये चीज़ होती मेरे पास तो ज़्यादा अच्छा होता, वो भी ले लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये जो चाह है वो क्या जगाता, क्या उत्पन्न करता है मन में, अभाव। आप बाजार की तरफ आकर्षित होते हैं, उसको चाह कर उसके पास जाते हैं और वही चाह जो है आपके मन में क्या उत्पन्न करता है, अभाव को उत्पन्न करता है कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर हैं वो मेरे पास नहीं है, मुझे और भी कुछ चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, और वहाँ पर आप सोचने लगते हो कि मेरे घर में जो भी है, मेरे पास जो भी है वो बहुत सीमित मात्रा में है, और यहाँ कितना अतुलित, और यहाँ पर कितना सारा सामान है ना, अतुलित। वाह ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल्प बना छोड़े। अगर कोई अपने आप को अच्छी तरह से नहीं जाने तो फिर ये बाजार जो है उसको अपनी इच्छाओं से क्या कर देगा, व्याकुल, विकल, परेशान कर देगा। विकल क्यों, पागल ही, व्याकुल ही क्यों बना देगा, पागल भी बना सकता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। कौन, यह बाजार का आकर्षण। अब लेखक जो है एक और मित्र की बात करते हैं। एक और मित्र की बात है, वो दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए। एक और मित्र की बात करते हैं। ये पहले मित्र थे जो बाजार से बहुत सारा सामान ले आए, ठीक है। दूसरे मित्र वो हैं जो दोपहर के पहले से गए थे और शाम को वापस आए तो खाली हाथ। अब वो आ रहे हैं तो क्या, खाली हाथ आए। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। लेखक ने पूछा इतने समय तक कहाँ रहे, तो वो क्या कहा, मैं बाजार देखता रहा। मैंने कहा बाजार क्या देखते रहे, बोले क्यों बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, तुम बाजार देखते रहे लेकिन लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था। वो लेखक के मित्र बोले हाँ कुछ नहीं लाया, लेकिन मुझे समझ में यह नहीं आता था कि ना लूँ तो क्या। लेखक के मित्र बाजार गए और सारा बाजार घूमते घूमते खाली हाथ आ गए और लेखक से क्या कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ना लूँ तो क्या ना लूँ। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, मैं तो जिसको जो चीज़ देख रहा था मुझे लेने का मन करता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। अगर मैं कुछ चीज़ ले लेता तो मुझे लग रहा था कि मैं तो बहुत कुछ छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, पर मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ छोड़ूं, सब कुछ ले आना चाहता था। इसी से मैं कुछ नहीं ले सका और यही सोच सोच कर मैं कुछ नहीं ले सका। मैंने कहा खूब। लेखक क्या बोल रहे हैं, अरे वाह
तो बहुत अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात है, खूब, तुम भी एक अजीब हो। पर मित्र की बात ठीक थी, पर इस मित्र की बात लेखक को ठीक लगी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। लेखक यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि उनकी बात ठीक थी। अगर हमारे मन में ये नहीं है कि हमें क्या लेना है तो चारों ओर की बातें हमें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा। और उसका परिणाम क्या होगा? त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, ना कर्म। हम उस वक्त निराश हो जाएंगे, हमारे काम में क्या नहीं होगा? गति नहीं होगा और ना ही हम कुछ काम कर सकेंगे। फिर लेखक कहते हैं, सुनो, बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। बाजार में क्या है? एक जादू है जो आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। फिर कहते हैं कि जैसे लोहे पर चुंबक पर लोहे का ही जादू चलता है, वैसे ही इस जादू की भी कुछ मर्यादा है। किस जादू की? बाजार की। जेब भरी हो और मन खाली हो, जेब में बहुत पैसे हो, मन खाली हो, अर्थात मन खाली हो मतलब क्या तुम्हें लेना है तुम्हें नहीं मालूम है। ऐसी हालत में जादू का खूब असर होता है। ऐसे हालत में अगर आप बाजार गए तो जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली है लेकिन मन भरा है बहुत सारी चीज़ें लेने का, तब भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकों चीज का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। मन खाली है तो बाजार की बहुत सारी चीज़ों का आमंत्रण जो है उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या लेना है नहीं मालूम है, इसलिए वो सारा आमंत्रण तुम तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वो मन किसकी मानने वाला है। और कहीं उसी वक्त अगर आपको कहीं से पैसे मिल जाते हैं तब फिर मन नहीं मानने वाला। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। सभी सामान की तरफ आपका मन चला जाएगा और सभी सामान ज़रूरत की लगने लगेगी और सारे सामान आपको लगेगा कि ये लेने से मुझे कुछ आनंद को बढ़ाने वाला और आराम बनाने वाला मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है, परंतु यह सब जो भी है ये उस बाजार के जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती। जब आप घर पहुंच जाते हैं तो सारे सामान को लेकर और ये जादू जब आपके सिर से उतर जाता है तब आपको लगता है कि सारी चीज़ें ज़रूरत की नहीं थी, बल्कि खलल ही डालती है, बल्कि वो बाधा ही उत्पन्न करती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए तो हमारे स्वाभिमान को सेंक मिल जाती है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा था तो मैंने ये सारे सामान ले आया। पर इससे अभिमान की गिल्टी को और खुराक ही मिलती है। पर इससे हम अभिमान की गिल्टी को क्या मिलती है? खुराक ही मिलती है। क्या मिलती, कैसी खुराक मिलती है? मेरे पास पैसे तो थे, ले लिया, है ना, पैसे थे इसलिए ले लिया, नहीं रहता तो मैं नहीं लेता। जकड़ रेशमी डोरी की ही हो, रेशम के स्पर्श मुलायम के कारण क्या वो कम जकड़ होगी? यहाँ पर लेखक कहते हैं अगर रेशम के धागे से ही अगर आप कुछ गांठ बांध रहे हो तो क्या वो गांठ क्या ढीली पड़ जाती है? क्या वो मतलब आपको उसकी गांठ जो है वो कष्ट नहीं पहुँचाएगी? मान लो कि रेशम की डोरी से किसी ने आपके हाथ को बांध रहा है तो क्या वो रेशम है यह सोचकर आपको क्या उसकी मतलब उसका दर्द महसूस नहीं होता है जब जोर से आप बांधते हैं? होता है ना। तो चाहे वो रेशम की हो चाहे वो किसी और चीज़ की हो, गांठ तो आखिर गांठ है। अगर आप जोर से बांधोगे तो वो आपको दर्द, जो जकड़ है वो आपको दर्द पहुंचाएगी ही। तो यहाँ पर लेखक के कहने का अर्थ है, हाँ यहाँ पर कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो है वो थोड़ा पश्चाताप करता है कि मतलब मेरे पास पैसे थे, मतलब मैंने इतने सारे सामान, पश्चाताप क्या करता है कि मैंने ये सब सामान जरूरत की ना होते हुए भी मैं ले आया। लेकिन फिर वो क्या सोचने लगता है कि मेरे पास पैसे थे इसलिए मैं ले आया, है ना, और नहीं होते तो क्या मैं ला सकता। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कहा,
जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वो जकड़ कम होगी। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि मतलब पैसे उन्होंने खर्च किए हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने खर्च कर दिए, तो पैसे तो आखिर पैसे ही है ना, वो जिस तरह से भी खर्च किए हों पैसे तो आखिर पैसे खर्च हुए ही हैं। अब आकर घर में सोचेंगे कि मैंने ठीक किया है, तो क्या वो पैसे उसको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। जितना पैसा खर्च होना था वो तो फिजूल खर्ची में हो ही गया, है ना। तो पर फिर लेखक कहते हैं पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, और मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। बाजार की जकड़ से बचने का, जादू से बचने का सीधा सा उपाय क्या है कि मन खाली हो तो बाजार मत जाओ, बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, और मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं कि जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, है ना, गर्मी के दिनों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है। तो कहते हैं कि अगर लू में जाना हो तो बहुत सारा पानी पी के जाना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? पानी अगर बहुत सारा पीकर जाओगे तो आपको जो गर्म हवा है, लू है, उसका प्रभाव आप पर नहीं रहेगा। पानी भीतर हो तो लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन में अगर लक्ष्य भरा हो, इसका उदाहरण देकर वो कहते हैं अगर मन में हमारा लक्ष्य भरा हो, जो भी बाजार का फैला रह जाएगा। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार जो फैला का फैला है वो फैला का फैला रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपको क्या क्या चीज़ लेना है। तब वो घाव बिल्कुल भी नहीं दे सकेगा, और वो आपको थोड़ा भी कष्ट नहीं देगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। बल्कि वो बाजार आपको आनंद देगा कि आपके उपयोग की, आपकी ज़रूरत के सारे सामान आपको मिल गए। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, और तब बाजार जो है तुमसे कृतार्थ होगा, अर्थात तुम्हारा उपकार को मानेगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। क्योंकि तुम उस वक्त उसे कुछ ना कुछ सच्चा लाभ दे रहे हो, क्योंकि आप अपनी ज़रूरत के सामान को लेकर जा रहे हो। बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना है। बाजार की असली कृतार्थता किसमें है कि आवश्यकता के समय, आपकी ज़रूरत के समय वो काम आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का पाठ हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो हम इससे अभी आप जहाँ तक पढ़े इससे कुछ हम प्रश्न पूछेंगे आपसे। पावर का रस किसमें है? पावर का रस किसमें है? पावर का रस परचेजिंग पावर में है, परचेजिंग पावर के प्रयोग में है। बाजार आमंत्रित कर क्या कहता है? बाजार आमंत्रित कर कहता है आओ मुझे लूटो। ऊंचे बाजार का आमंत्रण किस तरह का होता है? ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है। अपने को न जानने पर बाजार मनुष्य को कैसा बना देता है? अपने को न जानने पर बाजार का चौक उसे कामना से विकल अर्थात असमर्थ बना देता है। बाजार का जादू किस राह काम करता है? बाजार का जादू आँख की राह काम करता है। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ाएंगे। इसमें कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, जो कठिन शब्द हैं आप पूछ सकते हैं, या फिर अगले क्लास में हम आपको लिखकर उसके अर्थ भी भेजेंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।